हेलो बच्चों, मैं जय नथराही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13वां है जीव एवं समष्टियां। उसके अंतर्गत आज एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है समष्टि घनत्व, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी निश्चित अवधि काल के अंतर्गत प्रति इकाई क्षेत्रफल में सदस्यों की कुल संख्या समष्टि घनत्व या समष्टि आकार कहलाती है। समष्टि घनत्व की उच्चतम सीमा का निर्धारण पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, प्रजाति का पोषण स्तर व उपापचयी क्रियाओं की गति आदि कारकों पर निर्भर करता है। समष्टि घनत्व पर 4 प्रमुख कारक प्रभाव डालते हैं। पहला है जन्म दर, जिसे नेटेलिटी बोलते हैं। दूसरा है मृत्यु दर, जिसे मोर्टेलिटी बोलते हैं। तीसरा है आप्रवासन, इमाइग्रेशन बोलते हैं। चौथा उत्प्रवासन, जिसे इमाइग्रेशन बोलते हैं। अब देखते हैं आपके सामने ये क्या है, आपका चित्र दिखाई पड़ रहा है जिसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि समष्टि घनत्व कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। समष्टि घनत्व है जीव संख्या घनत्व, जिसे n से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं ये किस किस कारकों से इनकी समष्टि जो घनत्व की संख्या या मान बढ़ता है, कैसे है। यदि जन्म दर अधिक होती है या जन्म दर किसी समष्टि में बढ़ती है तो जन्म दर बढ़ने की वजह से समष्टि का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक उसी तरह यदि समष्टि में कोई नया सदस्य आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। इसके द्वारा कोई नया सदस्य यदि समष्टि में आता है तो पॉपुलेशन की घनत्व क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इमाइग्रेशन और जन्म दर के वजह से क्या होता है, समष्टि घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। जबकि समष्टि घनत्व कब घटता है, मृत्यु दर अधिक हो जाती है तो क्या होता है, समष्टि का घनत्व क्या होता है, घटने लगता है। ठीक उसी तरह इमाइग्रेशन है, इसके वजह से अर्थात यदि समष्टि में पॉपुलेशन में कोई सदस्य बाहर चला जाता है तो समष्टि घनत्व क्या घटता है। तो ये दोनों जो कारक हैं वो समष्टि के घनत्व को कम करते हैं, जबकि ये दोनों कारक हैं वो समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। अब आगे देखते हैं आपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। कभी कभी पारिस्थितिक अन्वेषण के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपेक्षित घनत्व के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति संभव है। आइए उदाहरण देखते हैं। तो ये मान लीजिए कोई जलाशय है, जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। तो जलाशय का यदि हम घनत्व ज्ञात करना चाहें या मछली का घनत्व ज्ञात करना चाहें तो हमको पूरी मछली गिनने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपेक्षिक घनत्व के द्वारा इस को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कोई यदि आदमी है, एक बार अपना जाल जलाशय में फेंका तो एक फांस में मछली यदि फंसती है, उससे हम लोग क्या है आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। कि ज्यादा मछली फंसती है तो कह सकते हैं कि तालाब में का घनत्व क्या है, ज्यादा है। कम फंसता है तो हम इसको कहते हैं क्या, कि तालाब में मछलियों का घनत्व क्या है, कम है। क्यों ये अपनाते हैं, क्योंकि हम लोग या तो तालाब की पूरी मछलियां निकाल कर उसको गिने तब हम लोग क्या होता है समष्टि घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यह पूरा संभव न होने पाने के कारण हम लोग आपेक्षिक घनत्व के अंतर्गत एक बार एक फांस डालते हैं, जितनी मछलियां फंसती हैं उससे हम अंदाज लगाते हैं कि इसमें ज्यादा मछलियां हैं या कम मछलियां हैं। इसे ही बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। अब दूसरा देखते हैं, आप घर में देखते होंगे आसानी से, यदि हम बर्तन में क्या होते हैं चावल को पकाते हैं किसी ऊर्जा स्रोत के द्वारा, तो हमको इसे चेक करना होता है कि चावल पका है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 1 या 2 दाना निकालते हैं, उसको दबाते हैं तो उससे अंदाज लगता है कि चावल पक गया है।
एक चावल वहां पे हम चेक करते हैं, लेकिन हम वहां पे क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा बर्तन का चावल क्या है, पक गया है। इसी तरह हम लोग अपेक्षित घनत्व को भी ज्ञात कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम बिना किसी जीव को, सदस्य को देखे बिना भी अंदाजा से क्या करते हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जंगलों में जो आपके वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं या वैज्ञानिक रहते हैं, वो क्या करते हैं, बाघों के पग चिन्हों को गिनकर अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। उसी तरह मल गुलिकाओं की संख्या को देख करके हम लोग अपेक्षित घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह बच्चों हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, समष्टि घनत्व। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।